था वो कंट्रास्ट परफ्यूजन है। एमआरआई में एक लेटेस्ट टेक्निक है। हाँ, क्या चीज? सिस्टम को ऊपर रखना है। हाँ, रख दो ऊपर, लेकिन वहाँ सीडी लोड कर रहा हूँ, उसको नीचे पे रखना पड़ेगा। नॉन कंट्रास्ट, बिना कंट्रास्ट दिए, बट आप समझ सकते हो बिना कंट्रास्ट दिए अगर आप परफ्यूजन करते हो तो उसमें मीन ट्रांजिट टाइम या टाइम टू पिक, इसके मिलने की चांसेस हैं क्या? ब्लड तो कंटिन्यूअसली जा रहा है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे सीटी, यूरोग्राफी और एमआरयू, वैसा ही है ना। अगर आप कंट्रास्ट दोगे तो ट्रांजिट टाइम का पता चलेगा या टाइम टू पिक का पता चलेगा कि कितनी देर में वहाँ पे कंट्रास्ट पहुँच जाए। नॉन कंट्रास्ट परफ्यूजन हमारा पार्शियली हेल्प करता है सिर्फ वहाँ पे ब्लड फ्लो का। मैं आपको दिखाता हूँ। बस DWI वाली इमेज है नहीं, ये इमेज आपको समझ में आ रहा है? ADC है। ADC में यहाँ पे क्या हो रहा है? इंफाक्शन हो रहा है। तो नो डाउट ये कौन सा इंफाक्ट है? पोस्टीरियर सर्कुलेशन वाला इंफाक्ट है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन नहीं करके नॉन कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन किया है। ठीक है। और आपने देखा था, ये देखो, ये है सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, पहले इसकी फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। का नाम है आर्टेरियल ASL। आर्टरी के अंदर जो भी हाइड्रोजन प्रोटॉन है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की वजह से क्या होगा? स्पिन मोशन। उससे स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या होगा? सिग्नल मिलेंगे। तो ये सिर्फ उसी का सिग्नल देता है, उसी हाइड्रोजन प्रोटॉन का जो आर्टरी के अंदर है। यानी आर्टरी के अंदर जो स्पिन मोशन हो रहा है उसके वजह से ये सिग्नल हमें मिलता है।
तो आर्टेरियल स्पिन लेवलिंग, आर्टरी के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की स्पिनिंग मोशन है उसको ये लेवल करता है। ठीक है, अब जहां कहीं पे भी आर्टेरियल सप्लाई रुक गई तो वहां पे ये क्या होगा, सिग्नल नहीं देगा, आर्टेरियल स्पिन लेवलिंग, वहां पे सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई है वहाँ का सिग्नल बेटर मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। ASL हमारा नॉन कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन की टेक्निक है। ASL इज नॉन कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन, लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक क्या है कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ देता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि आर्टरी के अंदर जो स्पिन मोशन हो रहा है उसी को ये लेवल करेगा और उसी का सिग्नल देगा। ठीक है, तो आपको सेरेब्रल ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो तो पता आपको चल जाएगा कि आर्टरी की वजह से ही फ्लो है। जहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई है वहाँ पे सिग्नल आपको मिलेगा, जहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा। बट मीन ट्रांजिट टाइम के लिए, ठीक है, या TTP के लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कॉन्ट्रास्ट एजेंट चाहिए, तभी वो बताएगा कि स्लो जा रहा है या फास्ट जा रहा है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम क्यों नहीं बता पाता है ये, आर्टेरियल स्पिन लेवलिंग ब्लड वॉल्यूम क्यों नहीं बता पाता। ब्लड वॉल्यूम कैपिलरीज के अंदर ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम है, उसमें जो वेनस और आर्टेरियल दोनों का पोजीशन होता है। ब्लड का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो गया, लेकिन ये किसको रीड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टेरियल के अंदर, आर्टरी के अंदर जो सप्लाई जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से आर्टरी का जो फ्लो जा रहा है उसी। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो दोनों का टोटल हो गया ना, वॉल्यूम तो मिक्स ब्लड का मतलब दोनों का हो गया, तो न ब्लड वॉल्यूम बताता है न ट्रांजिट टाइम बताता है। ठीक, बट ये मतलब अगर किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट नहीं दे सकते, तो हमारे पास अर्ली चेक करने के लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन है, आर्टेरियल स्पिन लेवलिंग। ठीक है, इस केस में अब देखो इन्फेक्शन वाला प्लेस आपने देख लिया था, इन दोनों के इधर आधा, कभी भी हमें देखना है तो क्या करना है, राइट और लेफ्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में इधर सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम है या ज़्यादा है, ये कलर को देखो, अगर ये रेड वाला है तो हमारा यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर ज़्यादा, यानी यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है। इस इमेज को आगे पीछे करके अब देखो, इधर देखो, राइट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, अभी इसको सेव करेंगे, फिल्म सेव में गए, कलर्ड सेव इसमें नहीं होता। ओके, ये ADC का कलर मैप है। ठीक है,
तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे कि जितनी दूर में इंफाक्शन हुआ है एग्जैक्टली क्या हमारा परफ्यूजन उतनी ही दूर अफेक्टेड है या उससे ज़्यादा है। तो आप देखो एडीसी में हाई मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी ही दूर दिखा रहा है, लेकिन इसमें बढ़ा हुआ है। सीबीएफ थोड़ा ज़्यादा दूर में कम है। ये यहाँ पे देखो ये इंफाक्शन सिर्फ इतना दूर है, बट ये पूरा एरिया इन्वॉल्व कर रहा है। ये तो ऑलमोस्ट मैचिंग है, इसमें तो जितना ये है उतना ही ये है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है ये हल्का सा। इंफाक्शन राइट साइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में भी क्या है, ब्लड फ्लो कम है। ठीक है, तो ये जो मिसमैच हुआ, यही मिसमैच हमारा पेनम्ब्रा कहलाता है। ठीक है, कि इसमें यहाँ पे इंफेक्शन नहीं है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है। यानी अगर हम इस क्लॉट को नहीं ओपन करें तो इधर वाला पार्ट भी इंफेक्शन में जा सकता है। क्लियर है। बट इसके ये नॉन कंट्रास्ट परफ्यूजन में यही एक इशूज है कि आपको सिर्फ सेरेब्रल ब्लड फ्लो पे ही डिसीजन लेना है। एमटीटी, टीटीपी आपको या ब्लड वॉल्यूम, ये सारी चारों चीज़ें नहीं मिल पाती। तो ये एएसएल सिर्फ और सिर्फ काम करता है किसमें, जहाँ पे क्लॉट हुआ और इन्फेक्शन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक में ही काम करता है। एएसएल का और ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, कभी कभी हाइपर परफ्यूजन देखना होता है तो हम एएसएल टर्न करते हैं, लेकिन हाइपर परफ्यूजन यानी आर्टेरियल सप्लाई वहाँ पे कम है या ज़्यादा। अगर सिर्फ आपको आर्टेरियल सप्लाई पे कमेंट चाहिए तो आप एएसएल रन कर सकते हो, लेकिन ये लिमिटेड जगह पे यूज़ है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हम नहीं दे सकते वहीं पे। ठीक है, ये उसके रेस्पेक्ट में, जैसे आपका कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन अगर 100% वर्क कर रहा है तो इसको बोलें तो ये हमारा हार्डली 25 to 30% की एक्यूरेसी देता है। इसी स्टडी में अगर हम कंट्रास्ट परफ्यूजन करते तो ग्राफ हमारा और बेटर आता है। बट हमें ये एक ऑप्शन हमारे पास होता है, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कि नॉन कंट्रास्ट में परफ्यूजन, जो परफ्यूजन स्टडी है उसमें कंट्रास्ट देते हैं या नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं देते हैं। तो बिना कंट्रास्ट के भी परफ्यूजन कर सकते हैं या नहीं? आ जाइए। बिना कंट्रास्ट के भी परफ्यूजन हम कर सकते हैं। क्लियर है? बिना कंट्रास्ट वाले परफ्यूजन का नाम क्या है? एएसएल। एएसएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर मिलता है, वो कौन सा है? सेरेब्रल ब्लड फ्लो, बस सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा, बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को नहीं पता होता है। मेरे से भी एक दो बार रेडियोलॉजिस्ट से लड़ाई हो गई, मतलब लड़ाई क्या हो गई, बस टाइप। उन्होंने बोला कि भाई ब्लड वॉल्यूम कहाँ है, एमटीटी कहाँ है, तुम्हें आता नहीं है, तुम इससे बात करो, उससे बात करो। ठीक है, तो आपको शांत रहना है। ठीक है, मैं बात करा देता हूँ, आप ही की बात करा देता हूँ। ये ठीक है सर, आपको बात नहीं करना है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उससे फ़ोन मिला के, जो भी डॉक्टर है उससे बात करें, वो बता देगा कि ये अगर इसमें कोई एमटीटी, टीटीपी, सीबीबी मांग रहा है तो इसका मतलब उसका फिजिक्स कंसेप्ट क्लियर, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टेरियल स्पिन लेवलिंग के बेस पे सीबीएफ ही मिल सकता है। तो ये कलर वाला चीज समझ में आया जो मैं समझा रहा था। जैसे ये एडीसी की बात हम करते हैं, एडीसी, ठीक है, जहां पे डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन है वो कैसा दिख रहा है?
कम, और जहाँ पे डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन वेंट्रिकल्स के अंदर CSF होता है ना, तो वहाँ पे फ्लो ज़्यादा है। आई बॉल देखो, पानी होता है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा है तो हाईएस्ट, और कम होगा तो ये कलर, तो ये, इसको आप ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हो। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करते ही ये मल्टीपल कलर ग्राफ आ जाएंगे। तो आप ये वाइट पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा, ठीक है, डन। इजी है, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी सेटिंग एक बार छेड़ चुके हैं। यहाँ से आपको सिर्फ इस पे जाना है तो ये कलर बार आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिरर ROI का क्या रोल है? जैसे यहाँ पे जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है उसकी वॉल्यूम हमें देखना होता है बहुत बार, तो ये एक है मिरर ROI, ठीक है। इसमें आप वैसे जगह पे लगाओगे जहाँ पे इंफाक्शन है, तो ये वाला बेटर है कि आप इस जगह इमेज कौन सी ले लो जिसमें आपको समझ में आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है ही, आके बैठ जा, बैग बाहर ही रख दो। है जगह पीछे है, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, तीनों प्लेन में सिमेट्री, ठीक है। आप इसको चाहो तो, हालांकि मैंने लॉक कर दिया है, ये यहाँ पे लॉक कर रखा है। रीसेट प्लेन में आप ऐसे करके इसको रीसेट कर सकते हो। ये बिल्कुल सुपीरियर, इंफीरियर, राइट टू लेफ्ट, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सारी चीज़ें इसमें देख के सेंटर में, जैसे कभी कभी ये टेढ़ा होता है तो ब्रेन टेढ़ा है तो इसको सीधा कर लो। इसमें तो बिल्कुल ब्रेन सीधा है, अगर सीधा नहीं होता तो यहाँ से आप एंगल देके इसको सीधा कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ऑलरेडी पहले से ही सीधा है, ये सीधा करके इसको लॉक कर देना। इसका फायदा क्या है कि जहाँ पे ये नॉर्मल वाला एरिया है, फाक्स सेरेब्री से यहाँ समझो, ये फाक्स सेरेब्री से यहाँ वाला ये जो एरिया है, समझो कि ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। तो जितने डिस्टेंस पे ये है, आप ROI यहाँ लगाओगे और मिरर ROI क्लिक करोगे तो फाक्स सेरेब्री से जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे एक ROI क्रिएट कर देगा। बिल्कुल फाक्स सेरेब्री से जितना डिस्टेंस पे राइट साइड, उतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड। इसका फायदा क्या हुआ कि ब्रेन के दोनों तरफ तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर इक्वल है, इधर जो इधर टेम्पोरल लोब है तो इधर भी है, इधर पेराइटल है तो इधर भी है। तो इधर सप्लाई कितनी है, CBF या CBB, MTT, TTP कितना है और इधर कितना है, दोनों का वो कंपैरिजन दिखाएगा, ठीक है।
कलर वाले इमेज में ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कलर इमेज आता तब ROI लगाना बेटर रहता। ये शिफ्ट बटन काम करता है ना इसमें, कंट्रोल काम नहीं करता है। ये सही है। ये जहाँ पे यहाँ पे है एग्जैक्टली, ये फाक्स सेरेब्री से उतने ही डिस्टेंस पे अपने आप ये यहाँ पे ले लिया। ये एक ROI अपने जहाँ पे भी लीजन है वहाँ लगाओ और उस पे जाके मिरर ROI कर दो, तो ये बता देगा। ठीक है। अब ये जो भी, अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो रहेगा तो दोनों तरफ का ब्लड फ्लो बताएगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कितना है, और यहाँ अगर MTT है तो दोनों तरफ का MTT बताएगा। TTP की इमेज ली है तो दोनों तरफ का TTP बताएगा। ठीक है, तो एक बार हमें सही इमेज मिल जाए फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ASL के बारे में समझ में आया कुछ? ASL हमारी नॉन कंट्रास्ट परफ्यूजन की स्टडी है, जो स्पेशली हम वैसे पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसमें हम कंट्रास्ट नहीं दे सकते, बट इसके साथ ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो को बता पाता है। गर्मी हो रही है, गेट ओपन कर दो भाई। यस। हाँ जी डॉक्टर साहब, कौन सी वेटेड इमेज है? क्वेश्चन तो सुना नहीं होगा आपने। DWI, इसमें इंफेक्शन आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? ये है, यहाँ पे है, यहाँ है, ये है और ये है, यही है ना? तो इंफेक्शन आपको लोकलाइज प्लेसेस पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा सर्कुलेशन वाला एरिया है? वेरी गुड, पोस्टीरियर सर्कुलेशन ही है ना? बट आपको पता है कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन में ये पूरा एरिया ये आ रहा है। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ हुआ है, तो ये भी जा सकता है, ये भी। तो जो भी पोस्टीरियर वाले पार्ट में एरिया बचा हुआ है, हमें देखना है कि वो वहाँ की सप्लाई रुकी है या नहीं रुकी है। इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन फर्दर सप्लाई हो सकता है कि उधर जा रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया? परफ्यूजन।
फ्लेयर पे आ चुका है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है बट कम दिख रहा है। ये जो सेरेबेलम वाला है ये थोड़ा इधर वाला पार्ट कम दिख रहा है, ठीक है, बट ये विंडो पीरियड्स को क्रॉस कर चुका है। इसमें परफ्यूजन को रन किया, कुछ समझ में आया? बताओ। इन्फेक्शन कितने दूर में था? ये क्या है? ट्रांजिट टाइम है ये, MTT मीन ट्रांजिट टाइम। ये इतने दूर में ट्रांजिट टाइम स्लो है, ठीक है। ये स्लो नहीं है बल्कि ये क्या है, मतलब टाइम ज्यादा है यानी रुक गया है। सबसे ज्यादा टाइम है ना, अगर बीच में आता तो क्या होता कि स्लो है, इधर आता तो स्लो है, इधर आता तो नॉर्मल है, बट ये क्या है, रेड, यानी ये रुक गया है। ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, निकलने का टाइम ज़्यादा ले रहा है। ज़्यादा क्यों ले रहा है? फ्लो जा ही नहीं रहा है, जो कंट्रास्ट जो भेजा हमने वो निकला ही नहीं, इसलिए MTT क्या है, ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेड। यस और नो? अब इन्फेक्शन कितने दूर में था, थोड़े से एरिया में, और इसमें देखो, तो अगर इस क्लॉट को ओपन नहीं किया गया तो जो भी ये एरिया रेड रेड दिखा रहा है ये पूरा का पूरा क्या होगा, इन्फेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे ब्लड वॉल्यूम देखते हैं। ब्लड वॉल्यूम तो है, यहाँ पे ब्लड रुका हुआ है, डिफ्यूजन है, पहले का ब्लड रुका हुआ है। फ्लो देखते हैं, ब्लड का फ्लो मिक्सअप सा है, यानी ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम से उतना कोई पता नहीं चल रहा है। मेन आपका पता किससे चल रहा है, MTT। और TTP देखो, टाइम टू पिक, ये भी ठीक है। ये देखो, ये तो इन्फेक्शन वाला प्लेस है, और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्लो क्या है, कम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये मिसमैच कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है। अब आप इन्फेक्शन वाली इमेज देखो, देख, इन्फेक्शन सिर्फ इतनी ही दूर है, यहाँ पे हल्का सा, ये राइट साइड बिल्कुल क्लियर है ना, राइट में कुछ है ही नहीं, बट इधर दिखा रहा है कि राइट में ही ज़्यादा नुकसान है, ये पूरा का पूरा डैमेज दिखा रहा है, ठीक है। इधर तो ये नॉर्मल है, ये वाला मेन पोर्शन इसका जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है, डिफ्यूज़न और परफ्यूज़न का मिसमैच यूज है। तो ऐसे केस में ये फ्लेयर पे आने के बाद भी ये हाल है, ठीक है। फ्लेयर पे आने के बाद भी इसका रीज़न क्या था कि इस पेशेंट को रिकरेंट
आ रहा था, ठीक हो जा रहा था, ठीक है, जैसे सिम्टम्स आ रहे थे ठीक हो रहे थे। जब पेशेंट आया तो 1 घंटे पहले ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर का ये कहना था कि अभी रिसेंट में कोई नया क्लॉट जाके फँस गया है, मतलब पहले से तो आ रहा है, 4 घंटे से ऊपर था वो, लेकिन 1 घंटे पहले पेशेंट ने हिस्ट्री दी कि 1 घंटे से ज़्यादा वीकनेस आई है। ठीक है, तो इधर की जब सप्लाई पूरी रुक गई तब पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो इन्फेक्शन सिर्फ यहाँ है, लेकिन ये पूरा पार्ट ब्लड सप्लाई रुक गया है। अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे एवरेज टाइम, ये टाइम टू पिक ले आ रहा है 34.70। ठीक है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ही कम है, 29 आ रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये रेड में जाने के लिए 1 पॉइंट ही बढ़ा है, मतलब ये भी थोड़ा सा ही और रुक जाए तो ये भी पूरा रेड हो जाएगा। अब हम इसको नॉर्मल एरिया पे रखते हैं, ये 25 है। ठीक है, एवरेज परफ्यूजन का टाइम 25 है। तो एवरेज वॉल्यूम जहाँ पे ब्लड फ्लो नॉर्मली जा रहा है वो 25 है। ठीक है, इसका टाइम 25 है, और यहाँ का जो टाइम टू पिक है वो 29 है, यहाँ का टाइम 30 है। तो ये टाइम क्या हुआ, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एक तरफ यहाँ रख के ROI, और इसके सॉफ्टवेयर में जाएंगे, जब हम मिरर ROI पे जाएंगे यहाँ से तो आएगा ऑप्शन, तो एक तरफ नॉर्मल और दूसरी तरफ एबनॉर्मल। इस इमेज को भी हम फिल्म पे दे देते हैं, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे टाइम कितना है और नॉर्मल वाले पे टाइम कितना है। जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस जगह मैं दूसरा ROI रखता हूँ, एक ROI मैंने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ 24 है। ठीक है, अब इस ROI को उठा के मैंने रखा यहाँ 33 है। तो यहाँ पे टाइम टू पिक क्या है, बड़ा हुआ, और इसी वजह से ये ग्राफ ऐसा दिखा रहा है। कुछ समझ में आया? सबसे ज़रूरी है ये मिसमैच का देखना कि करना क्यों ज़रूरी है, परफ्यूज़न का रोल क्या है मेनली स्ट्रोक के केस में। इन्फेक्शन बहुत सी थोड़ी जगह पे दिखाई दे रहा है, बहुत लिमिटेड प्लेस पे इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, और जब हमने परफ्यूज़न किया तो पता चला कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा दूर तक, मतलब उसमें इसको क्या बोलेंगे, हाइपो परफ्यूज़न, दैट इज हाइपो परफ्यूज़न। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हाइपो परफ्यूज़न है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि मिसमैच बताओ, तो आप दोनों को देख के बता सकते हो, डिफ्यूज़न और परफ्यूज़न मिसमैच। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न परफ्यूज़न मिसमैच क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। एक और केस देखते हैं समझने के लिए जस्ट।
दिख रहा है इंफाक्शन, 1 2 3 छोटे छोटे, ये यहाँ पे बस यही इन्फाक्ट है ना। दिख रहा है ये। अब इसको हम फ्लेयर पे देखेंगे। ऑलमोस्ट इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये छोटा वाला ये तो आ गया है, बट ये उतना बेटर दिखाई नहीं दे रहा है, और ये वाला तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो था वेंट्रिकल के जस्ट पास उतना बेटर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल मिनिमल सा है। तो ये अभी भी पेशेंट अंडर विंडो पीरियड है, प्रॉपर अभी फ्लेयर पे बना है लेकिन प्रॉपर नहीं बना। इसका परफ्यूजन किया गया। आए क्यों नहीं तुम? ये परफ्यूजन ठीक है, इसको मैंने ओपन किया रेडी व्यू में। दिख रहा है ये कितना ज्यादा है, बहुत छोटे छोटे से इन्फाक्ट हैं यहाँ पे, नहीं के बराबर। एडीसी दिख रहा है तुम लोगों को? ये इन्फेक्शन है और ये आपका एमटीटी है, ये टीटीपी है। तो इन्फेक्शन देखो कितनी छोटी जगह पे है, लेकिन परफ्यूजन कितने दूर पे रुका है। अगर हम इसको ओपन नहीं करें, छोड़ दें ऐसे, तो ये बेनिफिट है परफ्यूजन का कि हम कितना पार्ट बचा सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, थ्रोम्बोलाइज करना या थ्रोम्बेक्टोमी। दोनों ही केस में थ्रोम्बेक्टोमी करो या थ्रोम्बोलाइज करो, 6 to 7% ब्रेन हेमरेज या इंटरनल ब्लीड के चांसेस होते हैं। तो वो जो 6 से 7% हम रिस्क लें तो फ़ायदा कितना है ये देखना होता है। अगर जितना इन्फेक्शन है उतना ही परफ्यूजन रुका है तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर इतना ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो। रिस्क कितना है और फ़ायदा कितना है। फ़ायदा ये है कि आधा ब्रेन जो जा रहा था ये पूरा का पूरा बच जाए। एक चीज़ और, ब्लड फ्लो में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, दोनों में हल्का सा इधर क्या है, फ्लो रुका हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो फ्लो इधर कम है। वॉल्यूम देख लेते हैं, ब्लड वॉल्यूम तो ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि ब्लड रुका हुआ है। ब्लड फ्लो ब्लड वॉल्यूम में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एमटीटी और टीटीपी पे मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन है। तो अगर हम ये नहीं ओपन करें तो इधर भी इन्फेक्शन हो सकता है।
ये सेम है, हल्का सा ये टेढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल इमेज ओपन करके और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये भी देखो ऐसे सिर है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको पहले सिमेट्रिकल कर लिया, ये ठीक है, यहाँ पे मैच कर लिया और इस पे मैच कर लिया, फिर यहाँ से लॉक प्लेन। अब हम RY रखेंगे, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे रखो। ये तो ब्लड वॉल्यूम का है, यहाँ से इमेज ले लो MTT का या TTP का। ये नॉर्मल की RY यहाँ पे लगाई मैंने, ये जगह लगाओ आप। क्लियर है, यहाँ आ रहा है 19.82। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ आ रहा है 26। ठीक है, ये इमेज बदल जा रहा है क्या, इधर कैसे आ जा रहा है? अच्छा, ये जो हमने ऑब्लिक करके सीधा किया ना, उसकी वजह से इमेज, मतलब जो पार्ट इधर है वो हल्का सा ऑब्लिक है, ऑब्लिक होने की वजह से वो दूसरे इमेज पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ROI ये है, पहले वाले में नॉर्मल पे 19 है और एब्नॉर्मल पे 26 है। टाइम टू पिक यहाँ पे ज़्यादा है। इन दोनों ग्राफ में कुछ फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये वाइट वाला है, जैसे ही आप कैपिलरीज के ऊपर होते ये नॉर्मल जाके यहाँ पे वाश आउट हो रहा है, और आप अगर इस साइड करोगे तो ये वाश आउट, मतलब वहाँ पे कंट्रास्ट पहुँच ही नहीं रहा है। एक बार शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट आया तो आपने इन्फेक्शन के लिए स्ट्रोक प्रोटोकॉल किया। स्ट्रोक प्रोटोकॉल लेने पे आपने क्या दिखा, एक चीज और देखना होता है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ परफ्यूजन। ये क्या है, एंजियोग्राफी हमारी, तो ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है। तो इधर आपको पूरी ब्रांचिंग दिख रही है, लेफ्ट साइड, राइट वाली कहाँ गई, दिख रहा है? तो परफ्यूजन का इंडिकेशन ये भी है। इन्फेक्शन थोड़े से जगह पे हुआ है, लेकिन MCA की आर्टरी पूरी बंद है, तो हम ये देखेंगे कि परफ्यूजन कितनी दूर
रुका हुआ है, ठीक है, हम कितना एरिया बचा सकते हैं। तो जैसे फ्लेयर में अगर आ भी गया है तो भी ये दिख रहा है कि बंद पड़ा हुआ है पूरा, यानी इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एंजियोग्राफी भी लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम स्ट्रोक प्रोटोकॉल, उसके बाद एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम देखेंगे आर्टरी कितनी बंद पड़ी है। आर्टरी अगर पूरा ब्लॉक है तो फिर हम परफ्यूजन रन करेंगे, ठीक है। अगर आप इसकी 3D इमेज देखेंगे ये देखो लेफ्ट की सप्लाई, राइट वाली ब्रांचिंग हमारी यही दिख रही है। ये देखो ये MC वाला पार्ट भी यहाँ से, ACA वाला पार्ट भी आपको दिखाई उतने बेटर। ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड गई, ACA और MCA। यहाँ पे इंटरनल की सप्लाई भी नहीं दिख रही है। यहाँ से ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिख रही है, इधर देखो, इधर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ गई, यहाँ के बाद से बंद है। फिर आगे MCA और ACA भी बंद है। ये ऊपर जो ACA दिखा रहा है ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग से सप्लाई है तो दिखा रहा है ये, अदरवाइज यहाँ पे ACA बंद है। तो जब इतनी आर्टरी बंद पड़ी है तो यानी ब्लड सप्लाई ब्रेन में ज़्यादा रुका होगा। इन्फेक्शन नो डाउट थोड़ा सा हुआ है। इतनी बड़ी आर्टरी में इन्फेक्शन आपने देखा कितना छोटा है। यानी ये बहुत ही अर्ली इन्फेक्ट है। ये देखो, तो जो आर्टरी पूरी बंद हुई है उसके रेस्पेक्ट में ये इन्फेक्ट कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर हम परफ्यूजन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी चाहिए होता है। हालांकि एज पर दी न्यूरोलॉजिकल टीम दे हैव राइट कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहा है तो पेशेंट से कंसेंट लेके वो थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। सिम्टम्स आ रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब उसमें रिस्क है तो रिस्क के लिए कंसेंट ले रखा है। अब वो रिस्क 6 से 7% यानी 100 में 6 पेशेंट। ये 6 पेशेंट कौन से हो सकते हैं? जिनका क्लॉट ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा क्लॉट हो, तो उसमें क्या होगा, खून पतला करने की दवाई देंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस। तो अगर बट जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के ऑप्शन नहीं होते हैं, जहाँ पे MRI नहीं है, वहाँ पे भी न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। पेशेंट आता है, सिम्टम्स बताता है, उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया जाता है, बट उसमें पेशेंट के डिटोरिएट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने एंजियोग्राफी कर ली तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि थ्रोम्बस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप थ्रोम्बोलाइज कर। अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर न्यूरोसर्जन का केस बन जाता है। ये न्यूरोसर्जन को बोलेंगे तो वो क्या करेगा, थ्रोम्बेक्टोमी करेगा। थ्रोम्बोलाइज या थ्रोम्बेक्टोमी में फर्क यही है कि थ्रोम्बेक्टोमी अगर हम करते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस कम है, बट चांस उसमें भी है कि आर्टरी रप्चर्ड हो जाए तो ब्लीड हो सकता है, ठीक है। चलो, कितना समझ में आया ये केस देख के? इधर से दिख रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे तो दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा था?
आपसे बोल रही हूँ। किसको बोला था? तुम इन्फेक्शन थोड़ा सा है लेकिन आर्टरी बहुत ज्यादा गई है। दूसरा जो केस था शांति देवी, इस वाले केस में पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्फार्क्ट है। ठीक है, तो ये देखो इंटरनल कैरोटिड बायलैटरली अंदर गया, अंदर जाके एसीए और एमसीए, लेकिन वेयर इज वर्टेब्रल आर्टरी, बेसिलर कहाँ है? बेसिलर दिखा यहाँ पे बीच में, बट पोस्टीरियर सेरेब्रल, यानी इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग बंद पड़ी है, इसकी वजह से परफ्यूजन बहुत सारी जगह पे रुका हुआ। तो इस केस में हालांकि फ्लेयर पे आने के बाद भी हमने क्या किया? परफ्यूजन किया। इसमें फ्लेयर पे दिख रहा है फिर भी परफ्यूजन किया गया, इसलिए कि जब इतना ग्रॉस आर्टरी बंद है तो आगे परफ्यूजन नो डाउट रुका होगा। तो रुका है तो कितना रुका है? जितना रुका है उतना डैमेज हुआ है या अभी हमारे पास बचाने के लिए कुछ है? हमने देखा कि बचाने के लिए ये परफ्यूजन पूरे पार्ट में रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन कहीं कहीं पे हुआ है। तो डिफ्यूजन परफ्यूजन मिसमैच जितना ज़्यादा है उतना बेटर है पेशेंट के लिए, ठीक है। क्या बेटर है? उतना ब्रेन बच सकता है। जितना जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा न्यूरॉन सेल्स के बचने के चांसेस उतने ही ज़्यादा। इन्फेक्शन होता है तो जनरली गाँव में क्या करते हैं, 1-2 दिन तो ऐसे ही टाल देते हैं, होता है ऐसा। पैरालिटिक अटैक आता है तो कितने लोग 4 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं? बहुत कम लोग, ठीक है। जाते भी हैं तो बहुत सारे लोग तो झाड़ फूक के चक्कर में लग जाते हैं ऐसे। और आयुर्वेदिक दवाइयों पे ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं, बट बेटर है आप अवेयरनेस एज ए अवेयरनेस कैंपेन की तरह, आप मेडिकल के बच्चे हो तो जो भी मिले उससे समझाना है कि अगर आपको थोड़ा भी नमनेस, वीकनेस, फेशियल ड्रॉपिंग, इस तरह के स्ट्रोक के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तभी के तभी डॉक्टर के पास जाओ। ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें देखो आप 3D इसकी अगर हम देखते हैं दिख रहा है इंटरनल एमसीए एसीए, वर्टेब्रल और बेसिलर, यानी पोस्टीरियर सर्कुलेशन इसका कंप्लीटली बंद है, ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इन्फार्क्ट को देखता हूँ इन्फेक्शन तो हमारा बहुत कम है। जब पोस्टीरियर सर्कुलेशन पूरा बंद है तो इन्फेक्शन तो
पूरे में होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तक ये बचा हुआ है, तो ये बच सकता है। अगर हम उसको ओपन कर दें तो ये बच सकता है, ये भी पार्ट बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, ये बच जाएगा, जितना भी पार्ट दिख रहा है ये सब सेव किया जा सकता है। ठीक है, परफ्यूजन कितना समझ में है? पोस्ट प्रोसेसिंग करने का तरीका, एक्वायर करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। सीक्वेंस का नेम क्या रहेगा? एपीआई। एक्वायर करने का तरीका, आप प्लानिंग कैसे करोगे? ये ट्रू एक्सियल में होता है, ट्रू एक्सियल में प्लानिंग होगा, सीधा सीधा ब्रेन पे जैसे बेस ऑफ स्कल टू वर्टेक्स तक प्लान करते हो वैसे ही प्लान करो। प्लान करने के बाद ये परफ्यूजन है। परफ्यूजन की टेक्निक क्या होती है कि जितने फेजेस होते हैं, टोटल जितना फेज आप एक्वायर कर रहे हो उसका 10% स्किप करना होता है। जैसे 50 फेज है तो 5 फेज आप स्किप करोगे कंट्रास्ट देने से पहले। रूटीन में हम क्या करते हैं कंट्रास्ट स्टडी में? कंट्रास्ट दिया उसके बाद स्टडी, इसमें हम कंट्रास्ट पहले नहीं देंगे, पहले स्कैन चला देंगे और जब 5 फेज चल जाएगा उसके बाद कंट्रास्ट देंगे। अगर 40 फेज एक्वायर कर रहे हो तो 4 फेज स्किप करना है, 50 फेज एक्वायर कर रहे हो तो कुछ जगहों पे 40 फेज एक्वायर करते हैं, कुछ जगह पे 50 फेज, दोनों ही सही है। ठीक है, बट आपको याद इतना ही रखना है कि 4 फेज स्किप करना है कि 5 फेज। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चे, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो 10 साल 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी परफ्यूजन आता है तो उसको कॉल करते हैं निसार सर कितना स्किप करना था, 4 करना था या 5, उनका क्वेश्चन रहता है ये। तो 10% स्किप करना है। ठीक है, अगर टोटल फेजेज 40 है तो 4 स्किप करना है, 50 है तो, ठीक है, 5 फेज स्किप करते ही कंट्रास्ट हम दे देते हैं। कंट्रास्ट जो हम देते हैं उसका फ्लो रेट चाहिए मिनिमम 4 ml टू 5 ml, 4 ml भी चल सकता है, 5। बुक्स की बात करें तो 5 ml पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और जो कंट्रास्ट डोज है वो 20 ml, 10 to 20 ml, 10 ml में भी आ जाता है, बट थ्योरेटिकली बात करें तो 20 ml चाहिए। 5 ml का फ्लो रेट, 20 ml का कंट्रास्ट। ठीक है, उसके बाद आपका पीछे से फ्लश जाता है 20 ml, 20 ml नॉर्मल सलाइन हम फ्लश देते हैं। फ्लश का काम आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्लश क्या करता है, पीछे से नॉर्मल सलाइन कंट्रास्ट को आगे पुश करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, उसको धक्का देते हुए स्पीडली पहुंचा देता है। जैसे 5 के फ्लो रेट से पहले 20 ml कंट्रास्ट गया, जैसे ही खत्म हुआ पीछे से नॉर्मल सलाइन गया और उसको आगे और तेजी से पहुंचा दिया। तो ऐसे में परफ्यूजन हमारा बेस्ट आता है। टोटल कंट्रास्ट डोज 20 ml, बट ऐसा नहीं है कि 10 ml में नहीं हो सकता, 10 ml में भी हो जाता है, बट थ्योरेटिकली 20 ml दिया गया है। ठीक है, तो अब 10 ml अगर कहीं पे दिया जा रहा है तो वो गलत नहीं है, 20 ml दिया जा रहा है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, फ्लो रेट आपको याद रहना चाहिए 4 to 5 ml पर सेकेंड, और पीछे से नॉर्मल सलाइन कितना, 30 ml। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक करोगे आप, ब्रेन स्ट्रोक करने के बाद एनजीओ, एनजीओ के बाद परफ्यूजन हम रन करते हैं। जो एनजीओ हमने किया है वो नॉन कंट्रास्ट एनजीओ है। बहुत सारे कंसल्टेंट को कंट्रास्ट एनजीओ चाहिए होता है। कंट्रास्ट एनजीओ का फायदा सिर्फ यही है कि वो जल्दी हो जाता है।
अदरवाइज रिजोल्यूशन की बात करें तो एमआरआई में नॉन कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा दिखता है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रास्ट, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कंट्रास्ट एंजियो करेंगे तो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में आपका मतलब 1 मिनट में आपका एंजियो आर्टेरियल वेनस सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन कंट्रास्ट में 5 मिनट लगता है, नॉन कंट्रास्ट में 5 मिनट। ट्रस्ट के साथ करना है। तो अगर आप एंजियोग्राफी पहले कर देते हो फिर परफ्यूजन कैसे होगा, और परफ्यूजन पहले कर देते हो तो फिर, है ना, बताओ। एंजियोग्राफी बिना कंट्रास्ट के तो करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कि कंट्रास्ट के साथ करना है फिर, हाँ जी, बोलो। नहीं, इंजेक्टर अगर हो तो फिर पहले क्या करोगे? ठीक है, हाँ, पहले कॉन्ट्रास्ट एंजियो, यही तो क्वेश्चन है। हाँ मासू, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे चढ़ते ही पहला मकान है। हाँ हाँ, जैसे सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे इन करते ही पहला मकान, नॉक करके बता दो फिर। इरफान भाई के वाइफ का लेना, मैं आ ही जाता हूँ 1 मिनट। के कैपिलरीज में जाते हुए देखना चाह रहे हो, ठीक है। हेलो, अगर आप एनजीओ करते हो तो एनजीओ को करने में, जो एनजीओ का सीक्वेंस है उसको चलने में कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाता है, ठीक है। कोई भी एनजीओ का सीक्वेंस है 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा या नहीं लगेगा? तो 10 या 15 सेकंड के बाद फिर आप परफ्यूज़न रन करोगे, क्या हाल होगा? 15 सेकंड में परफ्यूज़न का तो बहुत सारे एरिया में, अब आर्टरी में कंट्रास्ट चली गई तभी तो एंजियोग्राफी आ रहा है, तो फिर आपको परफ्यूज़न मिलेगा क्या? क्या करेंगे? पहले परफ्यूज़न कर देंगे। अच्छा चलो, पहले आपने परफ्यूज़न अगर कर दिया तो एमआरआई का कॉन्ट्रास्ट जो है वो तो आधे घंटे तक रहता है, वेन में रहेगा। ब्रेन के अंदर कितनी देर कॉन्ट्रास्ट रहेगा एमआरआई का? ऑलमोस्ट 30 मिनट रहता है। तो जब आप एंजियोग्राफी करोगे तो वेनस कंटेमिनेशन आएंगे या नहीं? आर्टरी में भी कंट्रास्ट दिखेगा, वेन में भी दिखेगा, फिर करना क्या है? चलो, वो लड़का बोल रहा है कि परफ्यूज़न एंजियो पहले करेंगे, परफ्यूज़न बाद में। चलो, क्या जानते हो क्यों करेंगे? क्योंकि आर्टरीज देखनी होंगी पहले, तो आर्टरी से जस्ट पर कैपिलरीज में जा रहा है तब का फेज हमें चाहिए ना परफ्यूज़न में। परफ्यूजन तो वैसे भी इवेंचुअली हमें कॉन्ट्रास्ट देना ही है, तो फिर वो तो बाद नहीं समझा नहीं मैं, मतलब परफ्यूजन में तो वैसे भी हमें कॉन्ट्रास्ट देना होता है। हाँ, और आर्टरीज में अगर हम देंगे कॉन्ट्रास्ट पहले, आर्टरीज देखने तो उसी कंट्रास्ट से हम परफ्यूज़न का भी काम चला लेंगे, यही ना। लेकिन आपको क्या बताया कि परफ्यूज़न के केस में हमें कंट्रास्ट कब देना है? जैसे कंट्रास्ट स्टार्ट किया वैसे ही हमारा स्कैन शुरू हो जाता है, ठीक है।
या 4 पेज स्किप करने के बाद आप चला दोगे। उसमें क्या होता है, कंट्रास्ट जा रहा है और स्कैन चल रहा होता है, तो वो तभी तो आपका वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम, टाइम टू पीक, कितनी देर में कैपिलरीज में गया, ये कब लेगा वो, कितनी देर में निकला, ये सारी चीज़ें उसको कैच करने के लिए तो शुरू से ही उसको देखना पड़ेगा ना कि कितनी देर में आर्टरीज में आया, आर्टरीज से निकल के कैपिलरीज में कितनी देर में गया, आर्टरी से निकल के कैपिलरीज में कितनी देर गया। इसके लिए अगर पहले आप टाइम गैप दे दोगे तो वो टाइम रीड कर पाएगा? तो हाँ या ना, नहीं समझ में आ रहा है? आपको क्या देखना है, टाइम टू पिक देखना है, मीन ट्रांजिट टाइम, निकलने का टाइम देखना है, ब्लड फ्लो देखना है, ब्लड वॉल्यूम, इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप कंट्रास्ट देने के बाद 15 सेकंड, 20 सेकंड या आधे मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद आप परफ्यूजन, या आधे मिनट के बाद ही 15 सेकंड के बाद भी आप चलाते हो, तो आपको ये टाइम नहीं मिलने जा रहा। मिलेगा? क्योंकि वो तो निकल चुका होगा वहाँ से कैपिलरीज में। जब आर्टरी में अंदर आ गया तो वो कैपिलरीज में भी आ गया। आया या नहीं आया? ठीक है, कैपिलरीज से जब निकल जाएगा तब वेन के अंदर जाएगा। ये सारा प्रोसेस होने में 1 मिनट लग जाता है। जो हम 40 पेज लेते हैं तो 1 मिनट या 90 सेकेंड, अगर 50 पेज लेते हैं तो 1 मिनट 15 सेकेंड, इतनी देर का ये पूरा सीक्वेंस, मतलब 60 to 75 सेकेंड में ये हमारा काम हो जाता है। बट ये एक तरफ से डाई जा रही है और स्कैनिंग हमारा चल रहा है। तो फिर हम करेंगे क्या? देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन समझ जाने के बाद एक कंट्रास्ट में नहीं होगा। कंट्रास्ट तो अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है? या तो एंजियो करो या परफ्यूजन। बट क्वेश्चन ये है कि एंजियो कर लेते हैं तो पूरे ब्रेन में कंट्रास्ट रहेगा, फिर परफ्यूजन कैसे आएगा? आ सकता है क्या? अच्छा, इसको बोलते हैं माइंड पे ऐसे छा जाओ कि सामने वाले को, उसके दिमाग में आने ही मत दो। जो इंटरव्यूअर होता है वो यही करता है, क्वेश्चन करके तुरंत बोल देगा ऐसे होगा ना, हाँ होगा। वो मौका नहीं देता है कि आप अपना खुद दिमाग लगा सको। एक सिंगल ग्राफ और आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है? यहाँ से कंट्रास्ट आया, जब नहीं है तो यहाँ पे है, आया तो यहाँ, और जब निकल गया तो फिर यहाँ। अब आप थोड़ी देर बाद फिर दोगे, फिर ऐसे आएगा, हाँ या ना। जब ये कैपिलरीज से निकल गया तो ये नॉर्मल हो गया ना। तो दोबारा जब आप कंट्रास्ट दोगे तो शुरुआत कहाँ से होगी? यहीं से होगी ना, फिर जाएगा, फिर निकल जाएगा। आप एक पेशेंट में 5 बार भी परफ्यूजन कर सकते हो। हर बार आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? आप क्या देख रहे हो? कैपिलरीज के अंदर आर्टरीज से निकल के कितनी देर में जा रहा है, और फिर कैपिलरीज से वेन में कितनी देर में जा रहा है। तो हर बार वही चीज़ दिखाएगा वो। आपका ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ये ग्राफ नीचे से आके फिर नॉर्मल चला जा रहा है। यानी आप थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँच जा रहे हो कि नहीं? कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है? पहले आप एंजियोग्राफी रन किया, एंजियोग्राफी रन करने के बाद कंट्रास्ट एंजियो आपने कर दिया। कंट्रास्ट एंजियो करने के बाद ब्रेन में हर जगह एक बराबर कंट्रास्ट है, या कहीं पे ज़्यादा है या कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कैपिलरीज से बाहर आ चुका है, या कैपिलरीज के अंदर है तो हर जगह एक बराबर।
जब दोबारा आप कंट्रास्ट दोगे तो ये कैसा लाइन शो करेगा, फ्लैट करेगा या नहीं। और जैसे ही कैपिलरीज के अंदर से इन करेगा सिग्नल ड्रॉप होगा, फिर बाहर आएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो हमें वॉश इन और वॉश आउट देखना है, वो कभी भी देख सकते हो आप। समझ में आई बात। तो हमेशा अगर कंट्रास्ट देना है तो पहले हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद हम परफ्यूजन करेंगे। आंसर तुम्हारा सही था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर, समझ में आई बात। क्यों देंगे ये, हाँ या ना, मतलब थोड़ा थोड़ा या करेंगे ही 100%। इसमें 1% भी डाउट है क्या, नहीं, कंफ्यूजन है क्या। एक बार नहीं, हर बार हमें कंट्रास्ट देना पड़ेगा। आप जितनी बार देखो, कंट्रास्ट देने के थोड़ी ही देर बाद क्या हो जा रहा है, नॉर्मल आ जा रहा है कि नहीं। ये सिग्नल ड्रॉप कब हो रहा है, जब कैपिलरीज के अंदर हो रहा है, फिर नॉर्मल आ जा रहा है। जब फिर कंट्रास्ट दोगे तो फिर जब कैपिलरीज के अंदर जाएगा तो वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप करेगा, हाँ या ना, फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जब सिग्नल ड्रॉप ही हमें देखना है ना, तो आप पहले एंजियोग्राफी करोगे, एंजियोग्राफी के बाद हम कंट्रास्ट और फ्यूजन करेंगे। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस लेवल का अगर जवाब दे देते हो। और अभी जो दिक्कत आ रही है पीछे से 1-2 बैचेज में, उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये क्लास में तो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद ये सब बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल उनको लगता है कि मशीन चलाना सीख गए, अब तो हम एमआरआई टेक्नीशियन बन गए। तो इंटरव्यू देने जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन में ही उनको क्या बोला जाता है कि यहाँ पे फ्रेशर की नीड नहीं है। फ्रेशर को क्या आता है, सिर्फ मशीन चलाना आता है, ब्रेन स्पाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहता है उसको ये सारी डीप नॉलेज होती है। अगर आप इंटरव्यू में जब तक ये सारी डीप चीज़ें बताओगे नहीं, तब तक आपको एमआरआई पे जॉब मुश्किल है। हाँ, कोई जानकार आदमी है तो अपने साथ एडजस्ट करा दिया तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज आप सेल्फ चाहते हो कि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहे, रेडुलिस्ट मेरी इज्जत करे, ऑनर इज्जत करे, तो आपको ये सारी नॉलेज को ज़िंदा रख के तब इंटरव्यू देने जाना है। क्लियर है हसनैन? कहाँ पे लैग कर रहे हो तुम्हें पता है ना। वैकेंसीज अभी देखो पूरे दिल्ली में 200 से 250 डायग्नोस्टिक सेंटर है। ठीक है, 200 से 250 डायग्नोस्टिक सेंटर में ऐसा 10% ऐसा, मतलब 10% तो पर डे चेंजेस होते हैं, 10% स्टाफ का सफलिंग होते रहता है। 10% का मतलब क्या हुआ, 20 वैकेंसी डेली है, 20 वैकेंसी डेली है। तो वैकेंसीज की कमी नहीं है, हमेशा वैकेंसीज है और बताने वाले लोग भी हैं। लेकिन आप अगर पूरी नॉलेज लेके जाओगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। खतरा सबके साथ रहता है। यहाँ रहते हो, अगले दिन पढ़ना है, सर पूछेंगे या पढ़ रहे हैं अभी, आपके पास टाइम होता है, खूब ध्यान देते हो। जैसे ही ट्रेनिंग पे जाते हो कोई पूछने वाला नहीं है, पढ़ो तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ो तो भी अच्छा है। और 6 महीने होते होते अगर ये चीज़ें आप महीने दिन भी छोड़ दो तो क्या हालत होगी। 1 मंथ भी छोड़ दो तो भूल जाओगे या नहीं। और 6 महीने तक आप नोटबुक टच ही मत करो, फिर से आप उसी लेवल पे आ जाओगे, ऑपरेटर वाली बात आ जाएगी। और ऑपरेटर के लिए कहीं पे जॉब नहीं है, अगर है भी तो सैलरी बहुत कम है और रिस्पेक्ट नहीं है। डन। तो जो भी 3-4 बच्चे, अभी कितने तुम लोग कितने हो जिनको जॉब नहीं मिली है हसनैन?
अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सारे नहीं तो ट्रेनिंग कौन कौन पे है अभी? तुम 3 ही बचे हो ना? चार तुम हो चाहत, राजकुमार, अली अली, 4 तो सारे थोड़ी हुए। अली के बैच के जो थे उनमें तो लग ही गए। रौनक लग गया, मोनू लग गया और तौकीर लग गया, तौकीर भी लग गया। पर वो भी जा नहीं रहा, तो हाँ? असल जा नहीं रहा, वो दिल्ली में ढूंढ रहा है, उसको आ गई नोएडा में एक ही कौन? अली की, अली जो है अफजल, अफजल। उसको तो आई थी जो दिखलाता रहता है वो। चलो एनीवेज, क्वेश्चन इज दिस कि अगर आपको थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है, आप क्लास में इतनी डीप चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो? जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है ना कि नॉलेज है। आप इंटरव्यू देने जाओ उस वक्त आपको ये कुछ भी याद नहीं हो। अभी हालात ऐसे हैं या नहीं, ये सब कुछ याद था आपको? तो ऐसे में आप इंटरव्यू देने जाओगे और पूछा जाएगा, फिर सिलेक्शन किस बेस पे करेगा वो? ठीक है, सैलरी कम दे या ज़्यादा दे, अगर आपको डीप नॉलेज है तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करते हैं, अपने जानने वाले किसी को भी बुला के 10 दिन में मशीन चलाना सिखा देते हैं और ऑनर को बोलते हैं कि सर ये 10,000 में काम कर लेगा, इसको रख लो। आपको रखने के लिए ऑनर के पास क्या चाहिए? उससे अलग चीज़ चाहिए। उससे अलग चीज़ क्या है? ये नॉलेज है। ठीक है, चलो। परफ्यूज़न में एक चीज़ और आपको बतानी है कि ग्राफ हम कैसे देते हैं, अलग अलग जगह का ग्राफ हम कैसे बना के देते हैं, तो वो बताऊंगा मैं। बट अभी स्पेक्ट्रो का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग क्लियर हो गई है, खुद से किया है आपने। चलो, स्पेक्ट्रो आप खुद से आज करोगे और कल परफ्यूज़न मैं खुद से करवाऊँगा आपसे। ठीक है, स्पेक्ट्रो के स्टेप्स बताओ। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं, आप लोग बताओ स्पेक्ट्रो में कैसे कर रहे हैं? रेडी व्यू में ओपन करना है, फिर आप वहाँ पे ROI लगाओगे, एक तरफ ROI और एक तरफ ड्राफ्ट। काम करते हैं अभी तो करोगे तो परफ्यूज़न ही पहले कर लेते हैं।